जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं बायोलॉजी क्लास 10th का अध्याय 3 का संपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है परिवहन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। ठीक है, परिवहन का अर्थ होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, उसी को परिवहन कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। देखिए, उपयोगी पदार्थों को उनके यानी जीवों के मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक यानी जो बेकार चीज है पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक यानी मूल स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होते हैं। स्थानांतरण का अर्थ होता है किसी भी चीज को या किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण मुख्य रूप से बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है, जिसमें पत्तियों से वाष्पित होने वाले जल के कारण एक खिंचाव पैदा होता है। देखिए, पौधे में जो जाइलम द्वारा जल एवं खनिज लवण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाता है, बाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण होता है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाया जाता है जल खनिज लवण को बाष्पोत्सर्जन के खिंचाव कारण, और बाष्पोत्सर्जन पत्तियों से बाष्पित होने वाले जल के कारण एक खिंचाव पैदा करता है। ठीक है, और आगे देखिए, जो जड़ों से जल को जाइलम वाहिनियों के माध्यम से ऊपर की ओर खींचता है, फिर क्या करता है, जड़ से जल को जाइलम वाहिनियों के द्वारा जाइलम वाहिनियों की मदद से जल को ऊपर की ओर खींचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर बोल रहा है, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। ठीक है, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। इसका उत्तर हो जाएगा, मूल रोम की कोशिकाओं में जल मुख्य रूप से प्राशनन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। तो मूल रोम की जो कोशिका होता है उसमें जल कैसे पहुंचता है, प्राशरण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, यह तब होता है जब मिट्टी में जल की सांद्रता मूल रोम कोशिकाओं के कोशिका रस की तुलना में अधिक होती है। देखिए यहाँ पर यह प्रक्रिया यानी प्राशरण की प्रक्रिया तब होता है जब क्या होता है, मिट्टी में जल की सांद्रता मूल रोम कोशिकाओं के कोशिका रस की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, किसकी सांद्रता, मिट्टी में जल की सांद्रता अधिक होता है, किससे, कोशिका रस से। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जड़ों से पत्तियों तक जल और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करती है, पौधों को ठंडा रखती है और जड़ों से पत्तियों तक जल का सतत प्रवाह बनाए रखती है। देखिए, क्वेश्चन था कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। इसका यह महत्व है कि जड़ों से पत्तियों तक जल और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करती है, और बाष्पोत्सर्जन का महत्व है कि पौधों को ठंडा रखती है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखती है, और जड़ों से क्या करता है बाष्पोत्सर्जन, पत्तियों तक जल का सतत प्रवाह बनाए रखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक दिशीय स्थानांतरण में पदार्थों का परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह केवल एक दिशा में होता है। एक दिशीय स्थानांतरण में पदार्थों का परिवहन केवल एक दिशा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन से ही समझिए कि एक दिशीय का अर्थ होता है
केवल एक दिशा, और द्विदिशीय का अर्थ होता है दो दिशाओं में। ठीक है, ये परिवहन एक दिशा में होगा और द्विदिशीय परिवहन दो दिशाओं में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशीय स्थानांतरण में पदार्थों का परिवहन केवल एक दिशा में होता है। जैसे जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर होता है। ठीक है, देखिए पौधे में जब जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण किया जाता है जाइलम द्वारा, तो केवल एक दिशा में होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, जड़ से ऊपर की ओर होता है, यानी पत्तियों तना तक पहुंचाया जाता है जल। ठीक है, किसके द्वारा? जाइलम के माध्यम से। तो एक दिशीय में केवल एक दिशा में होता है। ठीक है, और उसका उदाहरण है जाइलम। ठीक है, जबकि द्विदिशीय स्थानांतरण में पदार्थों का परिवहन दो दिशाओं में गति करता है, यानी दो दिशाओं में होता है। जैसे देखिए फ्लोएम, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। तो पौधों में फ्लोएम का काम क्या है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, जैसे तनास हो गया, जड़ की ओर पहुंचाएगा और जड़ से ऊपर पहुंचाएगा, तना तक पहुंचाएगा। और जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों में पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाएगा, तो हर एक स्थान तक पहुंचेगा, फल के पास, तना के पास, जड़ के पास। ठीक है, तो फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, किसमें? पौधे में, एक जगह से दूसरे जगह। ये दोनों दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। देखिए रक्त का जो लाल होता है, रक्त जो लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और आगे देखिए हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होती है। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण लाल नहीं दिखते हैं, इसलिए उसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। और लाल रक्त कोशिका में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण लाल दिखता है। ठीक है, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं, यानी उसका रंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको बोला गया श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनकी संख्या यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम यानी बहुत कम होता है। ठीक है, किसके अपेक्षा? लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा रक्त पट्टिकाणु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रक्त को थक्का बनाने में मदद करना और रक्त स्राव को रोकना। देखिए रक्त पट्टिकाणु का कार्य है कि जब कोई व्यक्ति को चोट लगता है तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, इसलिए लिखे हैं रक्त स्राव को रोकना। अब आगे देखिए वही लिखे हैं क्योंकि ये चोट लगने पर रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। देखिए रक्त पट्टिकाणु का क्या कार्य है कि जब कोई व्यक्ति को चोट लगता है तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और रक्त को बहने से रोकता है, रक्त को बहने से बचाता है। ठीक है, यदि रक्त पट्टिकाणु नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति को चोट लग जाएगा तो वहां से रक्त बहते रहेगा और रक्त नहीं रुकेगा तो उस व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रक्त पट्टिकाणु होना जरूरी है। आगे क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा लिखेंगे धमनी और शिरा में अंतर इस प्रकार है। देखिए एक तरफ धमनी लिखेंगे और दूसरी तरफ शिरा। ठीक है, धमनी में पहला अंतर देखिए बोल रहा है इसमें अधिकांशतः शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी धमनी में जो है अधिकांशतः अधिकतर कैसे रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। ठीक है, और शुद्ध रक्त को ऑक्सीजनित रक्त भी बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है। लेकिन फुफ्फुस धमनी का क्या है? अपवाद है, जिसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को विऑक्सीजनित रक्त भी बोलते हैं। ठीक है, सीरा में देखिए पहला अंतर बोल रहा है, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। किसमें? सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन फुफ्फुस सीरा इसका अपवाद है। ठीक है, सीरा का कौन अपवाद है? फुफ्फुस सीरा, जिसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और इसका दूसरा अंतर देखिए, बड़ा इनकी दीवार मोटी एवं लचीली होती है। किसकी? धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है। और सीरा का देखिए दूसरा अंतर, सीरा की दीवार पतली एवं कम लचीली होती है। ठीक है, किसके अपेक्षा? धमनी की अपेक्षा। और तीसरा अंतर है कि ये कपाटहीन होते हैं, अर्थात इसमें कपाट नहीं होते हैं। किसमें? धमनी में कपाट नहीं होते हैं। और इसका सीरा का तीसरा अंतर है, इसमें यानी सीरा में कपाट उपस्थित होती है, जो पीछे की ओर रक्त प्रवाह को रोकता है, यानी रक्त बहने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, रक्त परिसंचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। पहला, एक बार फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, और दूसरी बार ऑक्सीजन पूरी शरीर में वितरित करने के लिए, यानी पूरी शरीर में ऑक्सीजन बांटने के लिए। इस प्रकार का रक्त परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 का 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।